लास्ट क्लास के अंदर हमने विलेयता वाला टॉपिक पढ़ा था हिंदी मीडियम की सीरीज़ के अंदर। और विलेयता को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, ठोसों की दरों में विलेयता और गैसों की दरों में विलेयता। और हमने ठोसों की दरों में विलेयता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में गैसों की दरों में विलेयता वाले टॉपिक के अंदर केवल एक फैक्टर छोड़ा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो गैसों की दरों में विलेयता पर दाब का प्रभाव। तो नेक्स्ट आपके पास है गैसों की दरों में विलेयता पर दाब का प्रभाव। देखो, गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक मात्रात्मक नियम दिया, और वो नियम हेनरी ने दिया था, जिसे हम क्या कहेंगे, हेनरी का नियम। क्लियर? यानी कि इसमें जो हमें स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है, हेनरी के नियम के बारे में करनी है, हेनरी नियम। अब देखो, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। एक तो आपको सीधा कह दे कि हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए, और एक आपसे ये क्वेश्चन कहे कि गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाइए। मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा कहता है कि गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाइए, तो भी आपको उसके अंदर क्या लिखना है, हेनरी का नियम लिखना है। आपको कहना है इसके लिए गैसों की दरों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। देखो, हेनरी का नियम है वो क्या है, एक मात्रात्मक नियम है। कैसा है? मात्रात्मक नियम है। अब मात्रात्मक नियम से क्या मतलब है? मात्रात्मक नियम से मतलब ये है कि हम इसके द्वारा गैस की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, हेनरी के नियम को समझने के लिए एक बार छोटा सा अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, इसमें मैंने क्या ले लिया, विलायक ले लिया। क्लियर? और इस विलायक में क्या भेज रहा हूँ मैं, गैस भेज रहा हूँ। क्लियर? और यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि गैस का दाब कितना होगा, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि आपने गैस के ऊपर जितना प्रेशर अप्लाइड किया है, जितना प्रेशर लगाया, अप्लाइड प्रेशर। भाई, इस विलायक में आप क्या कर रहे हो, गैस भेज रहे हो, और किसी एक दाब से भेज रहे हो। तो आप जिस दाब से गैस को विलायक के अंदर भेज रहे हो वो ही क्या होगा, गैस का दाब होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि गैस इस विलायक के अंदर धीरे धीरे क्या होगी, विलय होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो कितनी गैस की कितनी मात्रा विलय होगी, हम ऐसा कह रहे हैं गैस की मात्रा। जैसे आपने कहा था कि कैसा नियम है, एक ये मात्रात्मक नियम है, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि गैस की कितनी मात्रा विलय होगी, उतनी मात्रा विलय होगी जितना आपने गैस के ऊपर क्या लगाया है, दाब लगाया है। क्या लगाया है? दाब लगाया है। और वो गैस का दाब हो जाएगा जो आपने, जिस प्रेशर से आप गैस को विलायक के अंदर भेज रहे हो वही क्या है, गैस का दाब है। तो घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इस विलायक की और इस गैस की क्या नहीं होनी चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो क्या कह सकता हूँ मैं, एक निश्चित ताप पर किसी गैस के घुलने की मात्रा इस विलायक में, मतलब ऐसा है कि एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है। क्लियर? तो हेनरी का नियम क्या कह रहा है, आपने क्या लिया, एक विलायक लिया, इसके अंदर एक गैस प्रवाहित की। ये जो गैस आप जिस दाब से प्रवाहित कर रहे हो वही क्या है, गैस का दाब है। तो गैस की कितनी मात्रा विलय होगी, जितना गैस का दाब है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक निश्चित ताप पर विलय के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है। तो आपसे अपन हेनरी के नियम का यदि स्टेटमेंट मांगे तो स्टेटमेंट क्या होगा, हेनरी का नियम। ठीक है, जो अपना स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा,
एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है जब तक गैस विलायक के साथ कोई क्रिया ना करे। क्लियर। तो ये हो गया आपके हेनरी के नियम का स्टेटमेंट। एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है जब तक कि गैस विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया न करे। अब हेनरी का जो नियम था वो क्या था, आपके पास एक मात्रात्मक नियम था। इससे आप क्या करोगे, इससे हम इस घुलने वाली गैस की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखो दो टाइप के स्टेटमेंट आपके लिए अवेलेबल है जिनको मैं केस फर्स्ट और केस सेकंड के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी, केस फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए हेनरी के जो नियम में अपन मात्रात्मक व्याख्या कर रहे हैं, गैस की जो मात्रा ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए दो केस की स्टडी कर रहे हैं अपन। क्लियर। तो पहला केस तो देखो मेरे पास है, यदि गैस की विलेयता को गैस के मोल प्रभाज अक्स के पदों में लिया जाए, मतलब हम ये बताएं कि गैस का इतना मोल प्रभाज, इतना मोल फ्रैक्शन, इतना मोल भिन्न घुल चुका है। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास है, यदि गैस की विलेयता को गैस के द्रव्यमान m के पदों में लिया जाए, मतलब हम ऐसा कहें कि इतने ग्राम गैस विलय हो चुकी है। क्लियर। तो आपके पास दो वे है, या तो आप ये बता दीजिए कि गैस का इतना मोल प्रभाज विलय हो गया है, या आप ये बता दीजिए कि इतने द्रव्यमान या इतने ग्राम गैस विलय हो चुकी है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, यदि गैस की विलेयता को गैस के मोल प्रभाज के पदों में लिया जाए। तो ध्यान देना, आपने क्या कहा था, घुलने वाली गैस की मात्रा समानुपाती होती है गैस के दाब के। क्लियर। तो यहाँ घुलने वाली गैस की जो मात्रा है वो क्या है, मोल प्रभाज है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। आप याद कीजिए हमारा जो स्टेटमेंट था, एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा, यहाँ क्या है, मोल प्रभाज है। एक निश्चित ताप पर विलायक के दिए गए आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के दाब के सीधे समानुपाती होती है। क्लियर। फिर अपन देखो यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू के डैश पी। यहाँ के डैश क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। के डैश क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। क्लियर। अब इस आपको क्या करना होगा, इस के डैश को रिप्लेस करना होगा किससे, के एच से। क्लियर। इस के डैश को आप रिप्लेस करोगे किससे, के एच से। ये के एच क्या है, ये हेनरी नियतांक है। क्या है, हेनरी नियतांक है। क्लियर। तो इस के डैश की जगह क्या रख दीजिए आप, 1/kh रखिए। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1/kh डॉट पी, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज हो जाएगा, गैस की विलेयता, विलय होने वाले गैस की मात्रा, जिसको आपने यहाँ किस स्टेटमेंट के थ्रू बताया है कि हम घुलने वाली गैस की मात्रा को किस फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल प्रभाज की फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। अब कोई ऐसा सोचे कि सर यहाँ पे सीधा ही क्या रखा जा सकता था, के एच रखा जा सकता था, तो उसके लिए फिर आपको पी को चेंज करना पड़ता। क्लियर। मैं लिखता पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो सही स्टेटमेंट के थ्रू नहीं आएगा। तो आपको पहले क्या रखना है, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि समानुपाती स्थिरांक रखना है, और के डैश को रिप्लेस करना है किससे, के एच से। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होगी, P इज इक्वल टू के एच डॉट एक्स।
ये घुलने वाली गैस की मात्रा है, विलेयता है, जिसको आपने किस फॉर्म में बताया, मोल प्रभाज की फॉर्म में बताया। आगे की तरफ चलो, यदि गैस की विलेयता को गैस के द्रव्यमान m के पदों में लिया जाए तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, p। देखिए कि जब आप मोल प्रभाज लेते हो तो क्या क्या रखना है, k डैश, और जब गैस का द्रव्यमान लेते हो तो सीधा से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठा के क्या रखना, आपको kh रखना है। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू KH डॉट P। ये दोनों क्या है, इसमें देखो आपको यदि न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी वे में और 100% सही सोल्व करना है तो यहाँ के डैश रखना होगा, किसके साथ, मोल प्रभाज के साथ। और जब गैस का द्रव्यमान ले रहे हो तो क्या रखना पड़ेगा, आपको सीधा KH रखना पड़ेगा। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स, और एक इक्वेशन है आपके पास M इज इक्वल टू KH डॉट P। आपको यदि गैस का द्रव्यमान दिया हुआ रहे, प्रेशर पूछे, हेनरी नियतांक पूछे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और मोल प्रभाज की बात की जाए तो P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स की बात अपन करेंगे। क्लियर। तो अपने पास जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स को। तो ये दो केस थे जो हेनरी के लॉ से रिलेटेड है। दो टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको किस पे देखने को मिलेंगे, P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स पर देखने को मिलेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स। देखिए एक्सपेरिमेंट से एक बात प्रूव की गई है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये किससे प्रूव किया गया है, प्रायोगिक निष्कर्ष से। किससे प्रूव किया गया है, प्रायोगिक निष्कर्ष से प्रूव किया गया है। जरा इसके अंदर KH को निकालना, मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो KH इज इक्वल टू P अपॉन क्या होगा, X। X क्या है, गैस की विलेयता है। X क्या है, गैस की विलेयता है। ध्यान देना, आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज हो गया, KH इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो जब KH इंक्रीज होगा इसका मतलब गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अब देखो एक CBSE बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कारण है, क्या कारण है जलीय प्रजाति गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करती है। आपके पास क्वेश्चन है कि क्या कारण है जलीय प्रजाति गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना पसंद करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गर्म जल के अंदर उनको क्या गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए कहाँ चले जाते हैं, ठंडे पानी में चले जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, गर्म जल का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, KH की। और KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैसों की विलेयता क्या हो गई है उस पानी के अंदर, कम हो गई है। मैं से कह रहा हूँ कि आपने क्या कहा, गर्म जल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, KH ज़्यादा हो गया। यानी कि आपके पास जो गर्म जल था, अब इस गर्म जल के अंदर गैसों की विलेयता क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो मैं ऐसा कहूँ कि O2 भी तो गैस है, O2 की विलेयता भी उसमें क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जलीय प्रजाति जो रेस्पिरेशन करेगी आपके पास, मतलब वो श्वसन लेगी, तो गैसों की विलेयता कम है अब उस पानी के अंदर, तो उस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, हेनरी के नियम के अनुसार जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिससे गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः उन जलीय प्रजातियों को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है, इसलिए वो कहाँ चले जाती है, ठंडे पानी की ओर चले जाती है। क्लियर। देखो रियल लाइफ में कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर कम होगा तो अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, गैसों की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी विलेयता क्या है उस टाइम पर ज़्यादा है। या मैं ऐसा कह दूं कि कहीं पर गैस का दाब ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी हमारे लिए क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल
जैसे जो मंदिर खुले स्थानों पर बने हुए हैं, जैसे अपने यहाँ साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है मुंडवाड़ा के अंदर, बिल्कुल बढ़िया ओपन स्पेस के अंदर है, और वहाँ तेज़ हवाएं चलती है, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। तो आप जैसे ही वहाँ जाते हो तो बिल्कुल आपको ताजगी फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर गैस का जो दाब है वो क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपको बढ़िया तरीके से मिलेगी, अधिक मात्रा के अंदर मिलेगी, तो आपके लंग्स टिश्यूज बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, और आपको भी क्या आएगा, बिल्कुल अच्छी फीलनेस आएगी, बिल्कुल तरोताज़ा होगी, और आप कहोगे कि बिल्कुल हमें मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया स्थान है। हालांकि वो आध्यात्मिक कारण तो है ही है, उसके अलावा आपके ऊपर वहाँ कौन सा नियम लग रहा है, हेनरी का नियम लग रहा है। जैसे आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हो थिएटर के अंदर, हालांकि भीड़ भड़ाके वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे ओजोन गैस का छिड़काव किया जाता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रहे, लेकिन फिर भी 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में थकावट फील होती है हॉल से जब अपन बाहर आते हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ बहुत सारे आदमी बैठे थे, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जैसे ही आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाएगी तो लंग्स टिश्यूज मतलब उतने बढ़िया इफेक्टिव वे के अंदर वो काम नहीं करेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली थी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था, तो आपको क्या होगा, डलनेस सी फील होगी। आजकल जैसे बड़े बड़े शहर है दिल्ली, उनके अंदर लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उनके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ जगह जगह पर ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर खुल चुके हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, लोग जाते हैं 1 घंटे के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं, फिर काम पर निकल जाते हैं। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई है एनवायरनमेंट के अंदर, कम हो गई है। आप कहीं ऊंचे पहाड़ियों वाले स्थान पर जाओ जहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों के अंदर जाओ तो वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर वहाँ कम होने से अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो आपकी बॉडी को वहाँ पे ऑक्सीजन क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और लगातार जो लंबे टाइम से वहाँ रह रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम मिल रही है, तो उनके लंग्स टिश्यूज ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक रूप से वो क्या हो सके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी सोचने की क्षमता है वो भी क्या है, कम है, क्योंकि उनके अंदर एक डिजीज हो गई है जिसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग। तो कोई ऊंचे पहाड़ों पे रहता है, प्रेशर कम है, तो उनके ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। हम किसी मंदिर में खुले स्थानों पर जाएं तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़िया है, तो हमें बिल्कुल तरोताजगी फील होती है। ये कुछ हेनरी लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स थे। क्लियर? आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, आप इसका क्या कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, ध्यान रहे ये x तो क्या है, एक्सिस है आपके पास, x और y एक्सिस होती है उस तरह से, और ये एक्सिस क्या है आपके पास, गैसों की विलेयता है। क्या है, गैस की विलेयता, क्या है आपके पास, गैस की विलेयता है। तो देखिए ये y इजिकल टू एम एक्स सरल रेखा के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे कंपेयर करने पर अपने को पता चला कि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, अंतखंड नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये तो होगी मेरे पास x एक्सिस, ये हो गई मेरे पास क्या, y एक्सिस। x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस पे क्या आएगा, x आएगा, x का मतलब क्या है, गैस की विलेयता ली है आपने x एक्सिस पर, ठीक है। और y एक्सिस पे क्या लिया है, प्रेशर लिया है, ये क्या है, गैस का दाब है। क्या है, गैस का दाब है। और c आपके पास है नहीं, मतलब अंतःखंड आपके पास है नहीं, तो ग्राफ किधर से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, के एच के बराबर होगा। तो ये हो गया हेनरी के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है H2S की जल में विलेयता, H2S की जल में विलेयता 0.195 स्मॉल एम है। तो निम्न को ज्ञात करो। तो निम्न को ज्ञात करो। पहला तो आपके पास है XH2S,
आपको H2S के क्या निकालने हैं, मोल प्रभाज निकालने हैं। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा हमारे पास है KH हेनरी नियतांक को निकाल लिया। क्लियर। पहले तो ये देखो कि दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एक तो हो गया क्या, H2S, और एक क्या हो गया, जल हो गया। तो ठीक है, एक यानी कि एक कंपोनेंट तो मेरे पास क्या है, H2S है, और जो बी कंपोनेंट है वो मेरे पास क्या है, H2 है। न्यूमेरिकल करते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, जो चीज़ आपसे पूछी जाए वही चीज़ आप लिखो, उसी का फॉर्मूला लिखो। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट के लिए XH2S इज इक्वल टू NH2S अपॉन NH2S और NH2, यानी कि हमें H2S के मोल भिन्न निकालने के लिए, यानी कि हमें H2S का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, H2S के मोल की ज़रूरत है। एक तो क्या चाहिए अपने को, NH2S चाहिए, और अपने को एक क्या चाहिए, NH2O चाहिए, तब जा कर के निकलेगा। जरा क्वेश्चन की तरफ अपन ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 0.195 स्मॉल m। क्या दिया हुआ आपको, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या H2S की विलेयता दे रखी है, H2S की विलेयता। और मैंने आपको कहा था कि विलेयता ही क्या है, सांद्रता है। और उसका पता कैसे चल रहा है, 0.195 स्मॉल m। स्मॉल m की यदि मैं बात करूं तो स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मोललता। और मोललता का मतलब क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर। और मैंने आपको कहा था कि यदि किसी क्वेश्चन के अंदर मोललता या मोलरता दी हुई है और आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्वेश्चन के अंदर विलेय के मोल की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपकी मोललता और मोलरता दोनों ही किसका काम करेगी, आपके लिए मोल का काम करेगी। ये स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाया है। क्या कहा था मैंने कि देखो मोललता का मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर। हमें किसी क्वेश्चन के अंदर यदि विलेय की क्या दी हुई है, मोललता दी हुई है, तो मोललता क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम। यानी कि मैं मोल विलेय की मोललता को विलेय के मोल मान सकता हूँ। देखो यहाँ से ये लिखा हुआ मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि H2S के इतने मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 किलोग्राम के अंदर। तो आपको NH2S तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना है, 0.195 मोल ही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो दूसरा कंपोनेंट, देखो ये तो आ गया आपके पास, NH2S भी आ गया, NH2S भी। क्या NH2O दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो हम ऐसा कहेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या नहीं दिया हुआ है, NH2O नहीं दिया गया है। NH2O नहीं दिया गया है तो कैलकुलेट कर लीजिए। NH2O को कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि WH2O अपॉन MH2O, यानी कि H2O की क्या ले लीजिए आप, ग्राम में मात्रा ले लीजिए। और MH2O है हमारे पास 18, H2O का मोलर मास आणविक द्रव्यमान हमारे पास है 18 है। अब देखो WH2O, H2O की ग्राम में मात्रा कहाँ से लाए, तो देखो आपने एक किस 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 सांद्रता के टर्म का यूज कर रहे हो आप, मोललता। और मोललता किस में ली जाती है, 1 किलोग्राम में। ये 1 किलोग्राम क्या लिया गया है, विलायक लिया गया है। विलायक क्या है, H2O। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे NH2O 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और ये कितना है 18, तो आपके पास ये कितना आएगा 55.5 मोल आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। तो मैं यहाँ लिखूंगा XH2S इज इक्वल टू, ये कितना है मेरे पास 0.195, और ये कितना है 0.195 प्लस 5.5। तो मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 0.0035 आएगा। कितना आएगा, 0.0035। ये क्या आ गया आपके पास, XH2S आ गया। क्या आ गया, XH2S। अब इस पार्ट को तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसका हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट और निकालना है। क्लियर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट निकालें अपन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, KH की कैलकुलेशन करनी है।
इसके सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो हमें क्या निकालना है, KH निकालना है। तो KH निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लिखेंगे किसका, हेनरी लॉ का। तो वो क्या था आपके पास, P = KH डॉट X(H2S) ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो विले गैस है वो कौन सी है, X(H2S) ही है। और देखो X(H2S) को आप क्या कर चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने किसको कैलकुलेट करना है, KH को। तो KH = कितना होगा, प्रेशर अपॉन X(H2S). ध्यान देना, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो जो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये वायुमंडलीय दाब पे कर रहे थे, मतलब आप H2S गैस को अब उस विलायक के अंदर भेज रहे थे, जल के अंदर, और उसका कुछ प्रेशर था तो उसकी सोल्युबिलिटी आई थी वो 0.195 आई थी। अब मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या नहीं दिया हुआ है, प्रेशर नहीं दिया हुआ है। मतलब आप जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कितने पे कर रहे थे, वायुमंडलीय दाब पे कर रहे थे। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm होता है। कितना होता है, 1 atm। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, 1। X(H2S) कितना है, 0.0035। तो ये हो गया 0.0035। और इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 281.75 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन के अंदर H2S की जल में विलेयता कितनी देर की थी, 0.195 स्मॉल एम। स्मॉल एम को हम देखते ही समझ गए कि ये क्या है, मोललता है। मोललता से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, मोल प्रति किलोग्राम। मोललता से हमें जानकारी मिलती है कि एक तो आपके पास ये विलेय के मोल है जो 0.195 दिया हुआ है। दूसरा एक जानकारी और मिलती है कि जो विलायक का भार है वो कितना होगा, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम होगा। क्वेश्चन में X(H2S) पूछा था, X(H2S) का फॉर्मूला लिख दिया NH2S प्लस NH2। क्लियर। अब देखो ये NH2S तो हमें दिया हुआ ही था, जैसा अपन ने इसको सोल्व किया था मोल प्रति किलोग्राम, तो ये विलेय के मोल ही है, यानी कि H2S गैस के मोल हैं ये। हमारे पास क्या नहीं थे, NH2O के मोल, यानी कि H2O के मोल नहीं थे। तो क्वेश्चन मोललता का था, तो मोललता में विलायक का भार होता है वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, डिवाइड बाई 18। तो कितना आ जाएगा, 50.5। तो 55.5 आपने रख दिया। इसको सोल्व करने पर कितना है, 0.0035। क्या निकालना था, सेकंड पार्ट, KH निकालना था। KH निकालने के लिए आपने क्या किया, हेनरी लॉ का फॉर्मूला लिख दिया। वो क्या था, KH = P/X(H2S). क्लियर। प्रेशर क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं था, तो हमने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट हमने कहाँ किया था, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किया था, वायुमंडलीय दाब पर ही कर रहे हैं। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू पुटअप कर दी और आंसर निकाल दिया। ठीक है। ये हेनरी के लॉ से रिलेटेड आपके पास क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल हो गया। क्लियर। इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लोगे तो हेनरी लॉ से रिलेटेड बाकी के न्यूमेरिकल आराम से सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो अपन बात करते हैं किसकी, लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। देखो, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, प्रेशर, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत अधिक ना हो। तीसरा, गैस और विलायक की रासायनिक अभिक्रिया न हो, गैस व विलायक की रासायनिक अभिक्रिया न हो। और फोर्थ है, गैस का वियोजन न हो, गैस का वियोजन न हो। इन सभी लिमिट्स के अंदर आप रहोगे। देखो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, गैस व विलायक की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तो नया प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। और जो आप गैस विलायक के अंदर भेज रहे हो उसका वियोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो लेक्चर था पूरा हेनरी लॉ से रिलेटेड है, उसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, दो जो स्टेटमेंट थे वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं, और ये लास्ट के अंदर इसकी लिमिटेशंस है। ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।